नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन में हिंसा, 5 किसानों की मौत, मुख्यमंत्री का न्यायिक जांच का आदेश। राहुल गांधी ने बताया किसानों के खिलाफ युद्ध। हमले के खिलाफ देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल, आईएमए का सख्त कानून बनाने की मांग, ब्रांडेड या जेनेरिक दवाएं लिखने की मांगी आजादी। कश्मीर में बिगड़े हालात के लिए केंद्र जिम्मेदार, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा हर मोर्चे पर नाकाम सरकार, अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने का आरोप। गोवंश पाबंदी पर मेघालय बीजेपी में बढ़ी तकरार, एक और नेता ने छोड़ी पार्टी। बीजेपी ने प्रतिबंध की खबरों को किया खारिज। आयकर विभाग के सामने पेश नहीं हुई आरजेडी सांसद मीता भारती, लगा 10,000 रुपए का जुर्माना। 12 जून को पेशी का नया सम्मन। भाई देखते हैं पहली खबर। डॉक्टरों के साथ हिंसा और दूसरी मांगों को लेकर आज देश भर में डॉक्टरों ने कलमबंद हड़ताल की। सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं ठप रहीं, इसके चलते मरीज इलाज के लिए परेशान भी दिखे। इधर दिल्ली में देश भर से आए डॉक्टरों ने अपनी 15 सूत्री मांगों के समर्थन में राजघाट से मार्च निकाला। अपनी मांगों के समर्थन में हाथों में तख्तियां और बैनर लिए ये हैं देश भर से आए पेशेवर डॉक्टर। इन्होंने राजघाट से लेकर इंदिरा गांधी स्टेडियम तक मार्च निकाला। ये लोग डॉक्टरों के साथ हिंसा के खिलाफ सख्त कानून की मांग कर रहे हैं। मेडिकल के अंदर में जो वायलेंस हो रहा है, जो डर बैठा हुआ है, जो फ्री माइंड नहीं है, हमारे सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन नहीं है, सिंगल विंडो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, प्रोफेशनल ऑटोनॉमी नहीं है, हमें काम करने दो फ्री माइंड से, ये हमारा बेसिक मुद्दा है। इसके लिए हमसे बैठे और बातचीत करें। डॉक्टरों की मुख्य मांग है कि क्रिमिनल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की खामियां दूर की जाएं और उन्हें ब्रांडेड या जेनेरिक दवा लिखने की आजादी मिले। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने इसे सत्याग्रह आंदोलन बताया है। हमारी डिमांड है कि यह स्वच्छ स्वास्थ्य सेवा हिंदुस्तान को मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवा का शोषण नहीं होना चाहिए। ये जो शोषण हो रहा है, ये जो सिस्टम चल रहा है, ये एंटी पब्लिक, एंटी पेशेंट्स है, एंटी डॉक्टर्स है। ये डॉक्टर्स पेशेंट्स का रिलेशनशिप खराब कर रहा है। संगठित हैं आज हम और हैं हमारे हौसले बुलंद। अब नहीं है हम डॉक्टरों में कोई भी अंतर्द्वंद। हर सदस्य की मांगों का अपने मेमोरेंडम में करके समावेश, अपने अधिकारों की रक्षा ही है अब हमारा उद्देश्य। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हड़ताल का असर ज्यादातर राज्यों में दिखाई दिया। सरकारी डॉक्टरों ने काम नहीं किया, वहीं निजी अस्पतालों में ओपीडी बंद रखी। हालांकि प्रदर्शन के दौरान आपातकालीन सेवाएं चालू रहीं। हाल के दिनों में महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में डॉक्टरों पर हमले और मारपीट की घटनाएं हुई हैं। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। डॉक्टरों की मांग और जो हड़ताल, इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान राकेश कुमार गुप्ता जी हैं, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन से। राकेश जी, स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल तो ये है कि कई बार जो घटनाएं सामने आई हैं मारपीट को लेकर, एक बड़ी मांग आप लोगों की रही है। डॉक्टरों के साथ बदसलूकी की बात आती है, महाराष्ट्र में कई केसेस सामने आए। क्या वाकई ये एक ऐसा मुद्दा था जिसके चलते हड़ताल के लिए आपको आना पड़ा, या फिर कुछ और बातें भी हैं? अगर देखा जाए तो ये सबसे अहम मुद्दा है। अगर आप देखें कि जो आज हालात हैं, कोई भी नेगेटिव आउटकम होता है या कहीं भी जो 4, 5, 10 लोग अटेंडेंट इकट्ठे हो जाते हैं, वो डॉक्टरों के साथ मारपीट करने लगते हैं। ये खाली महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है। अभी जयपुर में कुछ चंद दिन पहले मुरादाबाद में, और ऑल ओवर इंडिया ये समस्या बढ़ती जा रही है। और बढ़ती इस हद तक जा रही है कि अब डॉक्टर इलाज करने में ही डरने लग गए। आप कुल मिला के देखिए कि कहीं भी अगर मारपीट होगी तो डॉक्टर इलाज करेगा कैसे। इसको चलते हमारा जो मेन मुद्दा है कि जो कानून कुछ स्टेट्स में बने हुए हैं, ये सारे देश में लागू होने चाहिए, सेंट्रल एक्ट होना चाहिए, और एक्चुअली इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ये सबसे अहम मुद्दा है। अगर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है तो कानून बनाने का फ़ायदा क्या हुआ। आज तक किसी भी तरह के ये जो अटैक्स हो रहे हैं उसमें 1 या 2 केस में
सिर्फ कानूनी कार्रवाई हुई है। अभी चंद दिन 7-8 दिन पहले हमारे ही राजौरी गार्डन के एरिया में जो एक किस्सा हुआ, डॉक्टर महाराज महर्षि गुरमुख सिंह अस्पताल के अंदर, वो डॉक्टर साहब पंजाबी बाग थाने में पिछले 7 दिन से चक्कर काट रहे हैं कि एफआईआर लॉन्च कर लीजिए। एफआईआर तक लॉन्च नहीं हो रही है, तो हम कैसे काम करेंगे? आप ये देखिए, अगर हमारी काम करने की शैली को देखा जाए तो हमारे मेंटल स्टेटस बिल्कुल कूल एंड काम होना चाहिए। हमें किसी चीज़ का भय नहीं होना चाहिए। हमें इलाज करते हुए सिर्फ मरीज की बीमारी और मरीज का इलाज पता होना चाहिए। यानी कि सुरक्षा का जो एटमॉस्फेयर, जो माहौल होना चाहिए, वो आप उसकी मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये इससे है। पहले भी इस मुद्दे को लेकर सरकार के साथ बातचीत हुई थी, जहां तक मुझे याद पड़ता जी है। साहब, क्या उसमें रहा और फिर दोबारा सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ी? सरकार ने हर तरह से हमें आश्वासन दिया, हर बार आश्वासन दिया, और ये आश्वासन कुछ दिन तक लागू भी करती है। अगर हम पीछे दिल्ली का ही इंसिडेंस लें तो दिल्ली में हमारे को मार्शल्स लागू कर दिए थे अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में। जैसे ही वो कमांडोज या मार्शल्स लागू किए गए, अब उन्होंने ड्यूटी संभाली, इंसिडेंसेस ऑफ असॉल्ट एकदम कम हो गए। मगर 4-5-6 महीने के बाद वो मार्शल्स हटा लिए गए। अब ये अगर इस तरीके की कार्रवाई होगी कि जब हम स्ट्राइक करें, जब हम आंदोलन करें, उस वक्त तो सरकार हमारी बात मान के कुछ दिन एक्शन ले ले। हमारा इस आंदोलन के बेसिस पे बहुत सारी स्टेट्स ने एक कानून बना दिया कि कोई भी अगर ऐसा एक्यूज्ड होगा तो उसे 3 साल तक की सजा हो जाएगी, 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो जाएगा। मगर एक्चुअली इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इसको एक इमोशनल रूप दे दिया जाता है, जी उसके घर में डेथ हो गई। डेथ होने का कहाँ मतलब है कि डॉक्टर को पीट दिया जाए? ये कौन सा कानून है कि आज सड़क पर एक ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है, उसी ड्राइवर को वहाँ निकालें और सब लोग मार के उसे ख़त्म कर दें? वहीं फैसला हुआ, वहीं अदालत लगी और वहीं पे जजमेंट दे दिया गया। ये डॉक्टरों के साथ रेगुलर होना शुरू हो गया। दूसरी एक जो बड़ी मांग आप लोगों की है जेनरिक दवाओं को लेकर कि डॉक्टर को जेनरिक दवाएं या फिर वो क्या दवा लिखना चाहता है, इसकी छूट मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार कहती है कि अगर डॉक्टर जेनरिक दवाएं नहीं लिखेगा तो फिर गरीब एक जो आबादी है उसका इलाज कैसे हो पाएगा? साहब, ये मुद्दा जो है ना, इसको गलत रूप दिया हुआ है। जेनरिक दवा लिखने से मतलब ये नहीं है कि गरीब को फायदा हो जाएगा। जेनरिक दवाओं पर भी ब्रांडेड नेम है और वो ब्रांडेड नेम का कॉस्ट एट टाइम्स ब्रांडेड से भी कहीं ज्यादा है। ये जो बेनिफिट है, दिस विल बी जस्ट पास टू द केमिस्ट। डॉक्टर ब्रांडेड दवाएं क्यों लिख रहा है, आप उसके आएंगे तो आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि हमारा इंटेंशन कोई भी गलत नहीं है कि हम जेनरिक दवाएं लिखें या ना लिखें। ब्रांडेड लिखने का मतलब है आई हैव फेथ इन दैट कंपनी कि वो जो दवाएं मेरे पेशेंट को मिलेंगी वो ठीक होंगी और उससे उसका इलाज सुरक्षित हो जाएगा। एक मरीज़ मेरे पास विश्वास करके आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब आप मुझे अच्छी दवा लिखिए जिसमें आपका फेथ है और उससे उस स्थिति में इलाज हो जाएगा। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिनका बहुत एक्यूट इफेक्ट नहीं होता, उसमें आप जेनरिक लिखें या ब्रांडेड लिखें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मगर बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जिसमें ब्रांडेड लिखने का मायने होते हैं और उससे उसके इलाज के और उसके रिजल्ट पे फ़र्क पड़ता है। उस स्थिति में हमें ब्रांडेड ही देनी होती है। ये कहाँ पे है कि हम उस रेट को कंट्रोल करें? इट इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट चाहे तो आज रेट्स को कंट्रोल करने में कोई मुश्किल नहीं है। गवर्नमेंट तो कह रही है कि आप सॉल्ट लिखिए, हम अगर जो मरीज आ रहा है उसको अगर ठीक लगता है, उस दवा पर भरोसा होगा तो ब्रांडेड लेगा, अगर भरोसा नहीं होगा जेनरिक से उसको फायदा होगा। जेनरिक का रेट तो कम करे फिर सरकार। जेनरिक का मैं आपको एक एग्जांपल ही दे देता हूँ। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो सिप्ला कंपनी बनाती है उसके 3 रेट हैं। एक का 8 रुपया है, एक का 1 रुपया है, एक का 3 रुपया है। एक हॉस्पिटल सप्लाई के लिए, एक उस तरह के इस तरह की कई चीजें। लेकिन एक आखिरी सवाल आगे जी कि ये अभी अधिकार जो सरकार के मुताबिक केमिस्ट को दे दिया गया, आप अगर सॉल्ट लिखते हैं केमिस्ट तय करेगा उसको क्या देना है। हाँ जी सर। जो मकसद है क्या उससे पूरा होता दिख रहा है कि सिर्फ सस्ती दवाइयां मुहैया हो पाएगी, या फिर जो अधिकार अब आपके पास है वो केमिस्ट के पास है, वो तय करेगा कि कौन सी दवा बेचनी है? नहीं, हमारे पास अब अधिकार नहीं है। हमारे पास सिर्फ ये है कि हम दवा का नाम लिख रहे हैं। मगर जेनरिक सॉल्ट लिखने से तो केमिस्ट को पूरा अधिकार होगा कि वो ए दवा दे, बी दे या सी दे, और वो देगा जिसमें उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा।
और इसमें नुकसान होने का ज़्यादा चांस है बजाय कि अभी हम ब्रांडेड नेम ब्रांडेड। बहुत शुक्रिया राकेश जी इस पूरी बातचीत में शामिल होने के लिए। ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। अमर्त्य सेन पहले भारतीय जिन्हें मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल सम्मान। गरीबी और भूख जैसे विषयों पर सेन ने किया है उल्लेखनीय काम। लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की उनकी अवधारणा ने दिलाई विश्वव्यापी पहचान। वर्ष 2010 में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की टाइम मैगजीन की सूची में शामिल था उनका नाम। मध्य प्रदेश में आज किसानों का आंदोलन हिंसक हो गया। गोलीबारी में 5 किसानों की जान चली गई। राज्य सरकार ने फायरिंग से इनकार किया है। मुख्यमंत्री ने हालांकि न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि किसानों के हक के बदले उन्हें गोलियां मिल रही हैं। मंदसौर अस्पताल में भर्ती जख्मी किसान। मध्य प्रदेश में 6 दिनों से जारी किसान आंदोलन के दौरान मंगलवार को पिपली इलाके में हिंसा हुई। चश्मदीदों का दावा है कि पथराव के दौरान पुलिस फायरिंग में 5 किसानों की जान चली गई। किसान आंदोलन चल रहा था सर, और ये बही पार्सना चौपाटी की घटना है। पुलिस वाले भी पत्थर फेंक रहे थे, किसान भाई भी उन पर पत्थर फेंक रहे थे, दोनों तरफ से पथराव हो रहा था और तभी उन्होंने गोली चला दी। राज्य सरकार ने पुलिस फायरिंग से इनकार किया है। सरकार ने इसे असामाजिक तत्वों की करतूत बताया। हिंसा के बाद पिपलिया मंडी इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिले के बाकी थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगाई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस की तरफ से, चाहे वो सीआरपीएफ हो चाहे बाकी सब हो, उनकी तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई है। फायरिंग कहां से हुई है, कैसे हुई है, इसकी पूरी डिटेल हमने बुलाई, जांच के आदेश हमने दिए। कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत इस आंदोलन को हिंसात्मक रंग देने का प्रयास किया, रूप देने का प्रयास किया। कई जगह कांग्रेस के नेता लगातार ये प्रयास करते रहे। सोमवार को भी यहां किसान उग्र हो गए थे। उन्होंने रेलवे क्रॉसिंग को तोड़ने के साथ पटरी उखाड़ने की कोशिश की थी। आंदोलन का असर मंदसौर से सटे रतलाम, उज्जैन और इंदौर में दिख रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि हक मांग रहे किसानों के साथ बीजेपी सरकार युद्ध कर रही है। जो व्यक्ति कहते थे कि किसान उनके भगवान हैं और वे उनके पुजारी हैं, आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि मध्य प्रदेश पर उन पर गोली चलाई जा रही है। मैं नहीं समझता कि राष्ट्र में कहीं भी ऐसी स्थिति घटित हुई हो। मध्य प्रदेश में किसान फसलों के उचित मूल्य की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को किसानों की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र में भी किसानों का आंदोलन जारी है। नासिक और अहमदनगर समेत कई जिलों में मंडियों में कामकाज बंद रहा। किसानों ने कई जगहों पर प्रदर्शन किया। आंदोलन के चलते मुंबई समेत कई शहरों में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। मुंबई में पहले की तुलना में सब्जियां कम आ रही हैं और उस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी दलों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज हुई बैठक में केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना हुई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तनाव सरकार की घोर नाकामी को दिखाता है। बैठक में सरकार की आर्थिक नीतियों, किसानों की स्थिति पर भी चिंता जाहिर की गई। कांग्रेस ने एनडीए सरकार को सिर्फ नारों और पब्लिसिटी की सरकार बताया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मंगलवार को दिल्ली में बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में देश के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार आपसी भाईचारा बनाए रखने में नाकाम रही है। हर तरफ डर और खौफ का माहौल है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री
मनमोहन सिंह ने सरकार की अर्थव्यवस्था की नीतियों की आलोचना की। सबका साथ, सबका विकास, लेकिन उसका बिल्कुल उल्ट किया इन्होंने। ये सिर्फ नारों और पब्लिसिटी की सरकार है। जो टेलीविजन में तो हीरो दिखती है, लेकिन जमीन पे जमीनी कामों में जीरो है। कांग्रेस ने एनडीए सरकार के 3 साल को निराशाजनक करार दिया। पार्टी का आरोप है कि देश में किसान बेहाल और युवा बेरोजगार। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार की जम्मू कश्मीर नीति की आलोचना की। हमारे जवान रोज मारे जाते हैं, सिविलियन मारे जाते हैं, चाहे उसमें बच्चे हो, नौजवान हो। ये जो एलिनेशन की पॉलिसी है ये सरकार की, ये गलत पॉलिसी है। बैठक में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के मसले पर भी चर्चा हुई और इस मुद्दे पर विपक्ष की एकता बनाने की कोशिश पर बातचीत हुई। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि एनडीए सरकार के 3 साल के कार्यकाल में वही लोग डर रहे हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ी की है। जो बेईमान है, जिन्होंने गरीब, दलित, शोषित, वंचित के पैसे को मारने की हिम्मत की है, उनके पैसे पर करप्शन और भ्रष्टाचार किया है, वो डरें। मगर जो ईमानदार है, जो देश के लिए काम कर रहा है और सच्चाई के साथ काम कर रहा है, उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। इन 3 वर्षों में हिंदुस्तान ने ये फलसफा देखा है। बूचड़खानों के लिए पशुओं की खरीद बिक्री पर पाबंदी को लेकर मेघालय बीजेपी में विरोध जारी है। इस मुद्दे पर हफ्ते भर में पार्टी के एक और नेता ने इस्तीफा दे दिया है। बाचू मारक ने अपना इस्तीफा राज्य में पार्टी अध्यक्ष चिबुन लिंगदोह को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि गारो समुदाय से होने के चलते वो गारो लोगों की भावनाओं से समझौता नहीं कर सकते और बीफ खाना हमारी संस्कृति में और परंपरा का हिस्सा है। तो वहीं मेघालय बीजेपी का कहना है कि बाचू मारक के जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे पहले बर्नार्ड मारक ने बीजेपी छोड़ी थी। As seen in Manigan's meeting held at 30th of last month, I was not informed of the meeting held. Such biasness is not acceptable to us. I'm reasoning because BJP is favoring Hindus rather than Garos. बर्नार्ड मारक जो रिजाइन कर दिया उसका अपना पर्सनल है। अभी बच्चू मारक जो रिजाइन किया ये भी वो अपना पर्सनल है। तो उन लोग जाने से हम सोचता कि अच्छा होगा पर सम मोर पीपल्स विल जॉइन। उत्तर प्रदेश में अब गोवध और दुधारू पशुओं की तस्करी करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। डीजीपी सुलखान सिंह ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश भेजा है। राज्य में अखिलेश सरकार के दौरान ही गोवंश हत्या और दुधारू जानवरों के अवैध परिवहन पर रोक लगा दी गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत पुलिस अभियुक्त को 60 दिन तक की रिमांड में रख सकती है। आमतौर पर यह अवधि 14 दिन होती है। डीजीपी ने पुलिसकर्मियों को कथित गौरक्षकों के खिलाफ सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए। राज्यसभा सांसद मीसा भारती को आयकर विभाग ने नया समन जारी किया है। उन्हें अब 12 जून को पेश होने को कहा गया है। पेश न होने के लिए उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। उन्हें आज बुलाया गया था, लेकिन व्यस्तता के चलते वो पेश नहीं हुई। आयकर विभाग उनसे बेनामी भूमि सौदों के बारे में पूछताछ करना चाहता है। मीसा के पति शैलेश को कल पेश होना होगा। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव मंगलवार को पटना की सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। लालू यादव चारा घोटाले से जुड़े मामले में पेश हुए। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत अन्य आरोपी भी पेश हुए। चारा घोटाले में 44 लोगों पर चार्जशीट है। सीबीआई ने यह मामला 1996 में दर्ज किया था। केसी सिंपली इसलिए हुई है कि कोर्ट ने ये देखने के लिए आदेश किया था कि कितने अभियुक्त जिंदा है, कितने मर गए। तो इससे बहुत से अभियुक्त आए हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आज भारतीय दूतावास परिसर में एक रॉकेट गिरा, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ। रॉकेट कहां से आया और किसने इसे छोड़ा इसका पता नहीं चल सका है। घटना के वक्त काबुल में 27 देशों का सम्मेलन चल रहा था। भारतीय राजदूत मनप्रीत वोहरा के अलावा भारतीय दूतावास के अन्य अधिकारी भी यहीं रहते हैं। करीब एक हफ्ते पहले ही काबुल में इसी इलाके में
ट्रक के जरिए एक बड़ा धमाका किया गया था जिसमें 150 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका के प्रमुख थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने कहा है कि पाकिस्तान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के लिए अब भी पनाहगाह बना हुआ है। थिंक टैंक के मुताबिक पाकिस्तान सहयोगी होने की बजाय खतरा अधिक है। थिंक टैंक ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रंप प्रशासन को इस्लामाबाद को ये स्पष्ट करना चाहिए कि अगर वो तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को समर्थन देना जारी रखता है तो उसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा और उसे आर्थिक मदद रोक दी जाएगी। शेर बहादुर देवबा चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए मंगलवार को नेपाली संसद की बैठक हुई। मुख्य विपक्षी सीपीएन, यूएमएल समेत किसी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। इसके बाद देवबा के निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया। शेर बहादुर देवबा नेपाल के 40वें प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेपाली कांग्रेस और माओवादी सेंटर गठबंधन के नेता शेर बहादुर देवबा चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। उन्हें नेपाली संसद के 50% से ज्यादा सदस्यों का समर्थन हासिल है। 593 सदस्यीय नेपाली संसद में प्रधानमंत्री चुने जाने के लिए 297 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। नेपाल कांग्रेस और माओवादी सेंटर गठबंधन के कुल 287 सदस्य हैं। इसके अलावा 21 सीटों वाली 4 दूसरी पार्टियां भी देवबा के समर्थन में हैं। इससे पहले पुष्प कमल दहल प्रचंड ने 24 मई को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। समझौते के मुताबिक 2018 में संसद के चुनाव होने तक नेपाली कांग्रेस और माओवादी सेंटर बारी बारी से सरकार का नेतृत्व करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लंदन आतंकी हमले में पुलिस ने 3 हमलावरों की शिनाख्त कर ली है, जिनमें से एक हमलावर खुर्रम भट्ट पाकिस्तानी मूल का ब्रिटिश नागरिक था। पाकिस्तान की झेलम में खुर्रम भट्ट के रिश्तेदार के रेस्टोरेंट पर छापेमारी भी हुई है। दूसरे हमलावर का नाम रशीद रिजवान है। उसका संबंध मोरक्को, लीबिया से था। इन दोनों ने अपने एक और साथी के साथ मिलकर शनिवार रात एक वैन किराए पर ली और लंदन ब्रिज पर लोगों को उन पर चढ़ा दी। बाद में उन्होंने बरो मार्केट में लोगों पर चाकू से हमला किया। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।